हुआ? चेक. Check. Okay. So very good morning to every one of you all. Okay. So today we have met specially for writing practice. आप लोग जानते हो आपका जो लॉ का पेपर है, इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्टिव पेपर. तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नॉलेज है आप एग्जामिनर तक पहुंचा पाओ, और ये एक्सप्रेशन अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज वॉट यू हैव रिटन इन दीज 3 hours इज गोइंग टू डिसाइड whether you are going to clear law paper or you do not clear the examination. And the more you do writing practice, the more confidence you get, and better there is an understanding of how things are to be expressed while writing the answer. So basically this is nothing but it is practice, and practice makes a person perfect. It's the same logic. तो अगर हमारा पेपर राइटिंग में है, हमारा अप्रोच भी ऐसा होना चाहिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ हम लर्निंग और राइटिंग को भी इंपॉर्टेंस दें. ओके, एंड दैट इज व्हाई टुडे वी आर ओनली मीटिंग फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, आप लोग जानते हो कि लॉ में जो क्वेश्चंस होते हैं 2 तरीके से पूछे जाते हैं. एक होता है डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन, जैसे कि से फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको पूछ रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल स्टेटस इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन. कोई भी डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपको उसका आंसर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में देना होता है. बट कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी. इन द फॉर्म ऑफ अ, उसमें एग्जामिनर क्या करता है, आपको कुछ सिचुएशन देता है. ओके, और उस सिचुएशन को एनालाइज करके आपको डिसाइड करना होता है जो भी हुआ है सही है या गलत है. जैसे कि 5 मेंबर्स है कंपनी के, वो महाबलेश्वर गए थे एक ट्रिप के लिए. Unfortunately, the car met with an accident. ये क्लास में भी बताया था ना मैंने. और सारे के सारे लोग शांत हो गए. क्या कंपनी भी बंद करनी पड़ेगी? बट देखो ना, वही तो सुहाना सफर आपका लॉ के लिए नहीं है. यस या नो में आप जवाब नहीं दे सकते. अग्रीड, योर आंसर इज करेक्ट कि कंपनी बंद नहीं होगी, बट आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि क्यों कंपनी बंद नहीं होगी. और इसी में फिर आप बताओगे कि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, सेपरेट स्टेटस. आप ये भी बताओगे कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेस. तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी जन्मों जन्मों तक उसका एग्जिस्टेंस चलता ही. ये बात आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एग्जामिनर को. फिर यही कॉन्सेप्ट को आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे कि देखो एग्जामिनर, यहां पे भले ही मेंबर्स की डेथ हो गई है, बट उनके शेयर्स उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रांसमिट किए जाएंगे और अब वो लोग कंपनी के मेंबर्स हो जाएंगे. इसलिए आपको कंपनी को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं. सो दिस इज हाउ यू प्रेजेंट द आंसर्स इन द पेपर ऑफ लॉ. आपने कैसे आंसर को प्रेजेंट किया है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है. और इसीलिए वी हैव मेट टुडे फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस. क्वेश्चंस ऑफ कोर्स नहीं होने वाले हैं.
सेम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कोई बात नहीं बनती है। इसलिए आपको अगर दिखेगा, आपके आंखों के सामने हमने रखा है अभी जो जून 2023 में जो इंस्टीट्यूट ने इस अटेम्प्ट के लिए आरटीपी इशू किए है, उसी आरटीपी को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी हम राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो आई प्रिज्यूम यू हैव योर नोटबुक्स विथ यू ऑल एंड आई वांट एवरीवन टू राइट द आंसर इन अ ब्लैक बॉल पेन। जैसा आईसीआई एक्सपेक्ट करता है वैसे ही हम लोग आंसर्स को प्रेजेंट करने वाले हैं। अ ब्लैक बॉल पेन। ओके, सुनो ना मेरी बात। आज सबसे पहले, सुन रहे हो क्या मेरी बात? आज सबसे पहले हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं कंपनीज एक्ट की। आज शेड्यूल के हिसाब से हम लोग थोड़ा लेट है बिकॉज देयर वाज नो लाइट, और लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू हो गया। कंपनीज एक्ट तो हमारा कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हो कंपनीज एक्ट का वेटेज जो है, बता रही हूं, एक मिनट, नो टॉकिंग बॉयज एंड गर्ल्स। तो आप लोग जानते हो कंपनीज एक्ट का जो वेटेज है दैट इज 13 मार्क्स। ओके, एंड इन फैक्ट इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपल एक्ट एंड इट्स स्कोरिंग। और इसीलिए हम क्या करेंगे, आज कंपनीज एक्ट से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इजी है, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भले इजी है बट उसका सिलेबस भी काफी वास्ट है, तो टाइम भी ज्यादा लगने वाला है। कंपनीज एक्ट इज स्मार्ट वर्क, कम समय में ज्यादा मार्क्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 26 मार्क का है, इसका टोटली डबल, बट कंटेंट वाइज इसका 4 टाइम्स है। तो इसीलिए ऑफ कोर्स इट इज इजी, बट कंटेंट वाइज उतना ही ज्यादा टाइम भी है। इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट कर लेंगे, तो 60 में से 13 मार्क्स तो हमारे ऑलरेडी हो जाते हैं। तो एक दिमाग से एक साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ 5 में से 1 एक्ट तो हमारी हो गई, वैसी वो बात है। तो कभी कभार वो एक पुश देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट के तो जितने भी आरटीपी में सारे क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसकी राइटिंग में प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर भी अगर समय बचता है, वी विल ऑल्सो डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो लेट्स चेक इट आउट। कंपनीज एक्ट से मैं शुरू कर रही हूं। कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन ये है जून 23 का आरटीपी। कहां मिलता है आपको पता है ये आरटीपी? ICAI.org। यहां पे आपको स्टूडेंट्स के बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल में जाना पड़ता है और वहां पे आप आरटीपी के सेक्शन में जाओगे, फिर आप जून 2023 पे क्लिक करोगे, तब आपको ये मिल जाएगा। आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 चारों भी क्वेश्चंस कंपनीज एक्ट के हैं, और ये चारों भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे और उसको हम लिख के भी निकालेंगे। और आप देखोगे कितना सिंपल है आंसर देना। अननेसेसरली अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करो, एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज में लिखना है, एग्जैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में लिखना है। अननेसेसरली इन चीजों की वजह से अपने आप को स्ट्रेस मत करो। एग्जैक्ट लैंग्वेज में आप छोड़ो, मैं भी नहीं लिख सकती, तो आपकी तो दूर की बात है। हमें टेक्निकल वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आंसर को प्रेजेंट करना है, आप समझ ही जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17, लेट्स चेक इट आउट। और ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये आईसीआई के क्वेश्चंस है। नहीं तो आपको लगेगा मैं ये सेशंस ले रही हूं तो मैं इजी इजी चिल्लू पिल्लू लल्लू पल्लू क्वेश्चंस बना लोगी और आपको खुश कर दोगी कि हाँ अरे मैम ने सच में क्या भारी पढ़ाया है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ लिखते भी आ रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया है। क्वेश्चंस मैंने नहीं, आईसीआई ने बनाया। लेट्स सी इफ वी आर एबल टू मैच with the expectation of our honorable institute. In the Flower Fans Private Limited, there are only 5 members. पहली बात तो ये कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है? इट्स अ प्राइवेट कंपनी। और कितने मेंबर्स है? चलेगा क्या 5 मेंबर्स? क्योंकि कम से कम कितने लोग लगते हैं और है कितने यहाँ पे?
तो 5 मेंबर्स है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में आगे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आगे? एक ही मिनट, ठीक है चलो। All of them go in a boat on a pleasure trip into a open sea. अब इतना क्या लिखने की जरूरत थी? प्लेजर ट्रिप। नहीं, महाबलेश्वर से सिमिलर एग्जाम्पल है, यहां पे बस बोट गए थे। The boat capsizes and all of them died, being drowned. Explain with the reference of the provisions of the Companies Act. Is Flower Fans Private Limited no longer in existence? वही तो बात है ना, इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है, ट्रू फॉल्स कान से डोंट नो। सो बताओ, कंपनी एग्जिस्टेंस में है या नहीं है? बट पांचों भी मेंबर्स की डेथ हो गई, फिर भी एग्जिस्टेंस में है। उसके लिए आपको रीजनिंग देना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग यू। और एक क्वेश्चन पूछा है, फर्दर इज इट करेक्ट टू से दैट अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट sue or be sued? ये भी करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। कंपनी खुद के नाम पे क्या प्रॉपर्टी खरीद सकती है? क्या खुद के नाम पे किसी को स्यू कर सकती है? क्या उसके नाम पे कोई और उसको स्यू कर सकता है? बट इसके लिए और कुछ है इसमें? नहीं, इतना ही है, 2 पॉइंट्स ही है। सपोज 4 मार्क का ही सवाल है, फॉल्स और ट्रू या करेक्ट या इनकरेक्ट लिख के तो मार्क्स नहीं बनने वाला है, तो कैसे लिखना है? मतलब कंसेप्चुअली तो सबको आता है, क्या सही समझाया है मैंने? ये जवाब आप दे पा रहे हो, बट अब लिखना कैसे है? आ जाइए, आप लोग क्या लिखोगे? आप हेडिंग लिखो पहले, जून 23 आरटीपी फाउंडेशन लॉ। जून 23 आरटीपी फाउंडेशन लॉ। आंसर नंबर 17। आंसर नंबर 17। ओके, अज्यूमिंग दिस इज अ 4 मार्क क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आंसर नहीं दिखाती हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप लोग चीटिंग करोगे। इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। अरे सही है गलत? 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ना, और हम अज्यूम कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो कैसे आप आंसर लिखोगे? देखो, 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट राइटिंग डाउन द आंसर। तो आप लिखो तो आंसर नंबर 17। आपको एक ऑलरेडी मार्जिन मिला है। मिला है आपको एक मार्जिन? अरे मिला है या नहीं मिला है? आपके नोटबुक में जब आप आंसर्स लिख रहे हो, आपको क्या एक मार्जिन ऑलरेडी मिला है? एक मार्जिन के साथ, ये मार्जिन आपको मिला होगा, बट इस मार्जिन के साथ साथ आप लोग क्या करोगे? और एक छोटा मार्जिन ड्रॉ करोगे, ऐसा छोटा दिख रहा है आपको? तो आप यहां पे लिखोगे आंसर 17। आंसर 17। और छोटे मार्जिन में आप 0.1 दोगे। Everyone has to write it down, everyone. किया मार्जिन ड्रॉ? एवरीवन हैज स्केल पेंसिल, सारा स्टेशनरी है ना आपके पास? गॉड ब्लेस यू। लिखो पॉइंट नंबर 1, छोटे मार्जिन में लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखा? लिखो, a company on incorporation
becomes a separate legal entity. Becomes a separate legal entity. उसी पॉइंट को कंटिन्यू करो, पॉइंट 1 को. इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन having perpetual succession. It is an, बोलो ना, artificial person having perpetual succession. Which means even if all the members of the company die, members आएंगे, members जाएंगे, but company जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. क्या लिखा आपने? Which means even if all the members of the company die, comma, the company still continues to exist. The company still continues to exist. पॉइंट नंबर 1 है ये. अब पॉइंट नंबर 2 लिखो. The existence of the company is independent of the lives of its members. It's independent of the lives of its members. मतलब कंपनी मर गई, मतलब मेंबर्स मर गए, मतलब क्या कंपनी भी मर जाती है? It's independent of the lives of its members. And it is no way affected. And it is no way affected by the death of its members. Point number 3. Further, the company being a separate legal entity, the company being a separate legal entity, श्रेयांश कह रहा है ऐसे तो मैम अगर मेंबर की शादी हो गई मतलब कंपनी भी शादीशुदा है, ऐसा लॉजिक नहीं होता है. सो बेसिकली वो कहना चाहता है कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. मेंबर्स के स्टेटस से कंपनी का स्टेटस डिफाइन नहीं होता है. क्या लिखा आपने? फर्दर, द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम. Can buy assets in its own name, can incur liabilities in its own name, can incur liabilities in its own name. उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सेंटेंस लिखो. इट कैन बी sued, it can be sued, SUED, and sue करना मतलब केस फाइल करना, and sue in its own name, in its own name. और उसी को कंटिन्यू करते हुए लिखो hence it's a legal person in its own sense. Hence, it is a
लीगल पर्सन इन इट्स ओन सेंस। और एक लास्ट पॉइंट बनता है, फोर्थ पॉइंट, बराबर ना? फोर्थ पॉइंट बन रहा है। अब इस फोर्थ पॉइंट में आप इन दोनों सवालों के जवाब देने वाले हो। दो सवाल पूछे ना। फोर्थ पॉइंट, दस वी मे कंक्लूड दैट, सुनो ना, अभी फोर्थ पॉइंट आपका, ये फोर्थ पॉइंट का आपको छोटा वन देना पड़ेगा। जैसे ये छोटा वन दिख रहा है ना, आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? आपके आंसर्स 4 पॉइंट्स है। अब ये चौथा पॉइंट हमारा कंक्लूजन है। इसके 2 बच्चे हैं ना, क्योंकि 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसलिए आप फोर्थ पॉइंट का छोटा वन दोगे। दस वी मे कंक्लूड दैट, नेक्स्ट लाइन पे आओ, नेक्स्ट लाइन पे आए, नेक्स्ट लाइन पे छोटा वन दो। एक ब्रैकेट बनाया ना आपने छोटा, उसमें आप छोटा वन दो, लिखो द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड विल कंटिन्यू। द एग्जिस्टेंस ऑफ, कंपनी का नाम है ना ये, फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड विल कंटिन्यू because it has perpetual succession. Because it has perpetual succession. और पॉइंट नंबर 2 दोगे, 4 का 2, the statement given is incorrect. The statement given is incorrect and the company can buy property in its own name, and the company can buy property in its own name. अब जब आप आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, मेक इट श्योर आपकी राइटिंग अच्छी है। बहुत अच्छी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूं, बट रीजनेबली गुड। अब मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रही हूं। इस 1 मिनट के समय में आप लोग एक पेंसिल और एक स्केल लोगे और आपको इस आंसर में जो भी कीवर्ड्स लगते हैं फटाफट उसको अंडरलाइन करो। सारा आंसर आप अंडरलाइन नहीं करने वाले हो, सिर्फ कीवर्ड्स अंडरलाइन करने वाले हो। आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। पेंसिल लो, स्केल लो, फटाफट आंसर में जो भी कीवर्ड्स लगते हैं अंडरलाइन करोगे और आप सेल्फ रिव्यू भी करोगे ऑफ द आंसर दैट यू हैव रिटन। स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लेना, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है तो चेक कर लेना। इस 1 मिनट में यू हैव टू मेक इट श्योर सेल्फ चेक कर रहे हो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो। घड़ी के कांटे के हिसाब से बस 1 मिनट का समय आपको मिल रहा है, उससे ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको पता है आपका आंसर पेपर लिख के भी 2 आवर्स 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। लास्ट के 15 मिनट्स आपको सिर्फ सेल्फ चेकिंग और अंडरलाइनिंग के लिए देने हैं। तो आपको 3 घंटे भी नहीं मिल रहे लॉ के पेपर के लिए, आपको सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट्स मिल रहे। अंडरलाइन कीजिए कीवर्ड्स बेटा। हर एक, बेटा कसं व्हायचं मिस्टर जुल्फी? हो गया? गुड। सो दिस इज द वे यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर आंसर। पहला आंसर था इसलिए ज्यादा टाइम दिया है, अब दूसरे आंसर से हम लोग स्पीड पिकअप कर रहे हैं। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 18, लेट्स चेक इट आउट। क्वेश्चन 18 तो मेरा बोलने का भी काम नहीं है। सबसे पहले आप बड़े वाले मार्जिन में क्या लिखोगे? आंसर 18, क्योंकि अगर आपने आंसर नंबर नहीं लिखा है आपका आंसर चेक नहीं होने वाला है। क्या आप ये रिस्क अफोर्ड कर सकते हो? छोटे छोटे पॉइंट्स है बट दे मेक अ बिग डिफरेंस इन दोज 3 आवर्स। पहले लिखो आंसर 18,
पहले ये हैबिट बनाओ लिखने की। देखो, ABC लिमिटेड वॉज इनटू द सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रॉड्स। क्या हुआ? ओके, जूम जूम। ABC Limited was into the sale and purchase of iron rods. This was the main object of the company. तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था? सेल एंड परचेस ऑफ आयरन रॉड्स। और यही मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स मेमोरेंडम में लिखा जाता है। मेमोरेंडम में लिखा जाता है नाम और काम। यही काम आप कर सकते हो। याद है आपको वो येलो सर्कल, ब्लैक कलर का बाउंड्री और वो येलो सर्कल, आप वही काम कर सकते हो जो इस सर्कल के विद इन है। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ मिस्टर जॉन फॉर सम फाइनेंस रिलेटेड वर्क। फाइनेंस का क्या सेल और परचेस ऑफ आयरन रॉड से कुछ भी लेना देना है। लेटर द कंपनी रेप्यूडिएट करना मीन्स टू टेक बैक, पीछे हट गई कंपनी, ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अल्ट्रा वायर्स। अब आपको बताना है, पहले तो एक तो डायरेक्ट थ्योरी भी पूछा है और केस स्टडी भी डाल दिया इसी में। देखो ना क्वेश्चन कैसे बनाया है, एक्सप्लेन ब्रीफली द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। आपको बताना है कि अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं एंड ऑल्सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली डायरेक्ट थ्योरी भी डाला है और उसमें उन्होंने ये सिचुएशन भी घुसा दिया है। आपके हिसाब से बताइए मुझे, आपको क्या लगता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा है या इंट्रा है? मतलब इज इट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी? एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अल्ट्रा वायर्स, इट इज void ab initio. Very good. मतलब it is null and it cannot be enforced according to the eyes of law. Ultra मतलब beyond and wires मतलब powers. और कंपनी वही काम कर सकती है जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के विद इन है। वो सारे काम नहीं कर सकती है जो इस क्लॉज के बियॉन्ड है। और अगर काम कर भी लिया है, इट्स void ab initio. It's null and it cannot be enforced in the eyes of law. Are the directors personally liable for such acts? Or ratification possible? Ultra wires the memorandum, ratification possible? नहीं, ये काम किया नहीं है, बट अगर आप करने जा रहे हो, you can also go for an injunction order. Yes or no guys? तो यहां पे बताओ, इस केस में एबीसी लिमिटेड ने ये जो फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, अल्ट्रा है या इंट्रा है? मतलब क्या ये वॉइड ab initio है? सो कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया है, सही किया है, हाँ या ना? और मिस्टर जॉन इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकता है। कैसे लिखेंगे देखते हैं। चलो, लिखा आपने आंसर 18, छोटा मार्जिन बनाया, लिखो पॉइंट नंबर 1। पहले तो हमें एक्सप्लेन करना है अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है, इसलिए पॉइंट 1 लिखो। अल्ट्रा वायर्स मीन्स, अल्ट्रा ULTRA, वायर्स VIRES, अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉन्ड द पावर्स। बियॉन्ड द पावर्स। पॉइंट नंबर 2 दीजिए और लिखिए, द कंपनी इज परमिटेड, द कंपनी इज परमिटेड टू डू ओनली दोज एक्ट्स, द कंपनी इज परमिटेड टू डू ओनली दोज एक्ट्स विच आर within the object clause, within the object clause of the memorandum of association, within the object clause of the memorandum of association. Next, point number 3.
those acts done beyond the object clause, beyond the object clause, is void ab initio. Is, बोलो ना, void ab initio. और ब्रैकेट में लिख सकते हो नल. void ab initio का स्पेलिंग आता है? गुड. void dash ab dash initio, INITIO, मतलब इट्स void right from the beginning. और ब्रैकेट में लिख सकते हो नल. और उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए लिखो, सच ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी रैटिफाइड. Such transaction cannot be ratified. Next point. Memorandum is a public document. Memorandum और article both are public documents. But इतना लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमारा कंसर्न MOA और ऑब्जेक्ट क्लॉज से है, इसलिए आप लिख रहे हो मेमोरेंडम इज अ, बोलो ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट. Therefore, anyone who deals with the company is presumed to have the knowledge, is presumed to have the knowledge of the powers of the company. उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखो, बट इन स्पाइट ऑफ knowing, you enter into a transaction, which is ultra vires the company, comma, you cannot enforce it against the company. You cannot enforce it against the company. Next point. What is the next point? Fifth point. Thus, in the given case, ABC Limited cannot enter into a contract outside the purview of its object clause, outside the purview, PURVIEW, of its object clause of memorandum. I'll just repeat it again, okay? Thus, ABC Limited cannot enter into a contract outside the purview of its object clause of memorandum as it becomes ultra vires. And is thus null and void.
उसकी कुंडी लगा देना, लैच लगा दे, एंड इज दस नल एंड वॉइड। आपने देखा बिल्कुल भी बुक की लैंग्वेज यूज नहीं की है, कितना सिंपल प्लेन बट अप टू द मार्क, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। जो हमारा थॉट है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल लैंग्वेज में एग्जामिनर को हमने बता दिया है कि हमको लॉ समझ में आता है और हम लॉ को आपके दिए गए क्वेश्चंस पे अप्लाई करके जवाब दे पा रहे हैं। इतना आपको बस एग्जामिनर को बताना है यार, हो गई बात। सिंपल एक्सपेक्टेशन है आईसीआई का, आप कर सकते हो। अननेसेसरली डोंट डाउट योर सेल्फ। आप ही खुद पे डाउट करने लग जाओगे तो जमाने के लिए क्या छोड़ोगे, समझ रहे हो आप? सो डोंट लेट दैट हैपन। दूसरे लोग हैं ना जो आपके कैपेबिलिटीज पे डाउट करेंगे, वो काम उन पे छोड़ दो। आप अपने लिए ये काम मत रखना, ठीक है? हैव कॉन्फिडेंस एंड प्रूव देम रॉन्ग, ठीक है? चलो 1 मिनट का समय शुरू, नहीं अभी 1 मिनट नहीं, 45 सेकेंड्स का समय। चलो टाइमर लगाती हूं मैं भी। आपका 45 सेकेंड्स का समय शुरू होता है अब। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, कम ऑन गाइस। नो यूजिंग हाइलाइटर in your examination. Only a black ball pen and a pencil is allowed. Underlining only with a pencil. No using red, green, blue, pink color pen. Pink is my favorite, green is lucky for me. ऐसा कुछ भी मत करना। 30 seconds हो गए, last 15 seconds. Come on, come on, come on. हो गया आपका इतनी जल्दी? लास्ट 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम इज अप। आपका अंडरलाइनिंग हो जाना चाहिए। हो गया है? अगले सवाल के लिए 40 सेकेंड्स ही मिलेगा अभी। देखा पहले वाले में 1 मिनट था, अभी 40 सेकेंड्स थे। पॉसिबल है, प्रैक्टिस करोगे तब, दिमाग में सोच के रखोगे, टारगेट रखोगे तब, नहीं तो फिर तो क्या 5 घंटे भी कम ही है लॉ का पेपर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, लेट्स चेक इट आउट। Articles of Association of XYZ Private Limited provides that the board of directors can take a loan up to 5 lakhs for the company by passing a board resolution. In that case, the loan amount, if it exceeds the limit मतलब 5 लाख से ज्यादा है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन द जनरल मीटिंग। इन शॉर्ट, डायरेक्टर्स अगर लोन लेना चाहते हैं 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर लोन लेना है, मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा, मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो ही कंपनी के पास पावर आएगा 5 लाख से ज्यादा लोन लेने का। ड्यू टू अर्जेंट नीड्स ऑफ फंड्स, the board of directors applied for a loan in a reputed bank for 10 lakhs. 10 lakhs के लिए क्या शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? क्योंकि क्या 10 lakhs 5 लाख से ज्यादा है। बट कंपनी ने किया क्या है? 10 लाख का लोन के लिए अप्लाई किया है विदाउट पासिंग द रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। ऐसा कुछ कुछ आपको कुछ केस के लिए याद आ रहा होगा। केस लॉ का नाम बताओ। वेरी गुड, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गेव एन अंडरटेकिंग टू द बैंक दैट द एसआर हैज बीन पास्ड। बैंक को जब हम लोन के लिए अप्लाई करने गए, हमने कहा हाँ एसआर पास हो गया है, इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई हो चुका है, जबकि रियलिटी में इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई। बैंक बिलीव्ड कि चलो एसआर पास हुआ है और बैंक ने पैसा दे दिया। ऑन डिमांडिंग द रीपेमेंट ऑफ द लोन, द कंपनी डिनाइड टू रीपे द मनी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। नाउ काइंडली एडवाइस, बताइए। वेरी गुड, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू। यहां पे कंपनी खुद होके आपके पास आई है लोन लेने के लिए। क्या आप प्रिज्यूम कर सकती हो
कि कंपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई करके ही आई होगी, क्योंकि अगर एसआर पास नहीं होता कंपनी आ ही नहीं सकती थी। बट अगर कंपनी आई है, क्या पावर लेके ही आए होगे। एज एन आउटसाइडर हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंप्लाई कर दिया है, हाँ या ना। हम सिर्फ ये देखेंगे कि लोन देना एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के विदिन है या बियॉन्ड है, तो ये चीज तो अलाउड है। और अगर कंपनी आई है तो पावर लेके ही आई हो। और कंपनी ने तो ये बताया भी है, अंडरटेकिंग कंपनी ने खुद कन्फेस किया है कि हमने एसआर पास किया है, तभी हम आपके पास लोन मांगने आए हैं, हो कि नहीं। वी विल प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। आउटसाइडर यहां पे बैंक है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे और कहेंगे ये आपने जो लोन दिया है इट्स अ वैलिड लोन गिवन। इन शॉर्ट, क्या कंपनी को रीपे करना पड़ेगा? कंपनी को पैसे रीपे करने पड़ेंगे। आपको पता है क्या कंपनीज एक्ट में कुछ 2-3 टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक तो ये डॉक्ट्रिन्स है, एक डॉक्ट्रिन्स का टॉपिक है, 3 ही डॉक्ट्रिन्स है आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेज। तो पहला टॉपिक है ये डॉक्ट्रिन्स का, और ये 3 डॉक्ट्रिन में से भी 2 डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा वायर्स एंड इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट का जनरल रूल और एक्सेप्शंस भी कवर हो जाते हैं उसमें, 3 एक्सेप्शंस, फॉर्जरी, नेग्लिजेंस एंड नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट में इज दिस डॉक्ट्रिन, दूसरा टॉपिक इज ओपीसी, और तीसरा टॉपिक इज सेक्शन 8 कंपनीज। और क्योंकि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया है 4 और 40, वैसे तो मैंने जब क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने अमेंडेड ही पढ़ाया है, तो आपको अमेंडमेंट सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। तो आपको नहीं पता है पहले क्या था, आपके हिसाब से यही लेटेस्ट है, समझ रहे हो आप। तो क्योंकि अमेंडमेंट है इट्स इंपॉर्टेंट। ये 4-5 टॉपिक में से हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक सवाल तो पूछने ही वाला है आईसीआई फॉर द एग्जामिनेशन। ओपीसी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और ये डॉक्ट्रिन्स। और ये 3 डॉक्ट्रिन्स में से भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज अल्ट्रा एंड इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी है, बट ये चीजों पे से एक सवाल तो आप लिख के लो, आने ही वाला है, 100% आने वाला है। ठीक है, चलो लिखते हैं आंसर। आंसर नंबर 19 लिखो फटाफट, आंसर नंबर 19। Okay. Point number 1. According to the doctrine of indoor management, according to the doctrine of indoor management, a person dealing with the company is required to read the memorandum and the article of association. Is required to read the memorandum and the articles of association. He need not inquire. He need not inquire into the regularity of internal proceedings. He need not inquire, ENQUIRE, into the regularity of internal proceedings by memorandum and articles. By memorandum and articles. इसी पॉइंट में और एक सेंटेंस लिखो, दिस वॉज ऑल्सो डिसाइडेड
this was also decided in the case of Royal British Bank versus Turquoise. This was also decided in the case of Royal British Bank versus Turquoise. लिखा आपने? Next, point number 2. 2 ही ना? हाँ. In the given case, Royal British Bank versus Turquoise. Point number 2, in the given case, XYZ Private Limited has taken a loan from a bank without passing the special resolution in the meeting. Without passing the special resolution in the meeting. उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखो, however, the board of directors को आप BOD लिख सकते हो. देखो ना, ऐसा क्वेश्चन में दिया है ना ऑलरेडी, दिख रहा है आपको? ऐसा लिख सकते हो. However, the board of directors, D के आगे एक छोटा s लिख देना, BOD कैपिटल में और छोटा s. However, the board of directors gave an undertaking to the bank. मतलब उन्होंने झूठ बोला ना कि SR पास हुआ है. आपको समझ रहा है यहां पे कांड क्या हुआ है? However, the board of directors gave an undertaking to the bank that such resolution was passed. That such resolution was passed. And believing on such undertaking, and believing मतलब बैंक ने बिलीव किया कि वो जो कह रहे हैं वो सच है. And on believing, क्या मैंने बोला पता नहीं, and believing on such undertaking, the loan was granted. The loan was granted. Next, point number 3. Okay, the loan was granted. By applying the provisions of the doctrine of indoor management, by applying the provisions of the doctrine of indoor management, comma, we may conclude that the bank can claim the amount of loan from the company. The amount of loan from the company. And it can rely on the undertaking UNDERTAKING given by the board and need not inquire further. Sorry, and slowly dictate करती हूँ. And need not inquire further. And need not inquire further. Simple. क्वेश्चन से ही आंसर बना दिया है कॉन्सेप्ट डाल के, है ना? चलो, 45 सेकेंड्स का समय शुरू होता है अब. कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए.
come on guys, everyone, सभी को कीवर्ड्स अंडरलाइन करने, सेल्फ रिव्यू करके कीवर्ड्स अंडरलाइन करने. डन. नेक्स्ट इज अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. जैसे बताया ना लेक्चर के स्टार्ट में, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. क्वेश्चन 20 देखो. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. हमने इसके लिए एक टापा चार्ट बनाया था. कंट्रोल के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन है. कौन से? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी. इन शॉर्ट आपको तीनों के बारे में लिखना है. लिखेंगे? लिखो. पहले लिखो आंसर नंबर 20. ऑफ कोर्स इस आंसर के 3 पॉइंट्स हो गए, एक होल्डिंग, एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट. हो सकता है 3 मार्क का ये सवाल है. लिखो आंसर 20. छोटे मार्जिन में पॉइंट 1 दो. दिया पॉइंट 1? ओके. लिखो. अब डेफिनेशन में ज्यादा आप खेल नहीं सकते हो. डेफिनेशन जितनी बनती कोशिश है, यू आर सपोज टू राइट इट इन द एग्जैक्ट लैंग्वेज. तो इसमें आपका मेमोरीज के लिए अप्लाई होने वाला है. कॉन्सेप्चुअली भले ही समझ लिया हो, बट वाइल राइटिंग इट मेमोरी स्किल्स इज गोइंग टू टेक अ रोल. और इसलिए जो मैं होमवर्क देती हूं, अगर आप देखोगे, इज यूजुअली डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, क्योंकि यू हैव टू लर्न and you have to write it down, and writing will help you learn the things. समझना तो हमने कितने अच्छे से समझा है. वो रिलायंस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी क्लास में बताया था मैंने, और वो 300 से ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज भी बताई थी. बट प्रैक्टिकली समझना और लर्न करना में फर्क होता है. पॉइंट नंबर 1 लिखो. अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी. अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other companies, in relation to one or more other companies, comma, means a company of which, means a company of which such companies are subsidiary companies. Such companies are subsidiary companies. Next, point number 2. Subsidiary company in relation to any other company, in relation to any other company, means a company, means a company in which the holding company, in which the holding company, डैश करो, कंपनी के बाद डैश करो. और ये सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट का नीचे नेक्स्ट लाइन पे ए लिखो. ए आपने लिखा है ऊपर के लाइन पे, मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी डैश. ए करके लिखो. कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स.
कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बी पॉइंट लिखो, 2 का बी पॉइंट. कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. वेरी गुड. कंट्रोल्स मोर देन 1/2 of the total voting power. Okay. Either at its own controls more than 1/2 of the total voting power, either at its own or together with one or more of its subsidiaries. With one or more of its subsidiaries. Point number 3. Associate company means a company. Associate company means a company associate company means a company in which that other company has a significant influence, in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company. But which is not a subsidiary company. And includes a joint venture company. कहाँ से रिपीट करूं? But which is not a subsidiary company and includes a joint venture company. ठीक है? एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख दो ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का. 3 में ही लिखना है आपको, पॉइंट नंबर 3 में ही लिखना है. लिखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स significant influence means control of at least 20% of the total voting power. 20% of the total voting power. तो कंपनीज एक्ट के तो हमारे क्वेश्चंस हो गए. अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करते हैं. एक क्वेश्चन आपको होमवर्क पे देने वाली हूं मैं, क्योंकि इतनी एक्टिविटी करने के बाद आपको भी समझ में आना चाहिए दैट कि क्या आपको लिखने जम रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, चलो. क्वेश्चन 1 इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. क्वेश्चन का सोर्स कहां से मिलेगा? आईसीआई के वेबसाइट पे आप स्टूडेंट्स के सेक्शन पे जाओगे, बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे जाओगे, वहां पे आप सीए फाउंडेशन, आरटीपी, लॉ और जून 2023 क्वेश्चन नंबर 1 ही है. डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. करेगा डिस्कस कि डिस्कशन भी नहीं कर रहा है? करते, डिस्कस करते. 1-2 क्वेश्चंस. चलो 10 मिनट और. चलो चलो, बहुत अच्छे बच्चे. स्टेट विच ऑफ द अरे क्या, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है. वैलिड है या इनवैलिड है? कम ऑन गाइस. है बट ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट डाउन द रीजनिंग. सुनो ना, अगर ऐसे ऐसे तो 5 क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट, बट हो सकता है 3 या 2 या 4 क्वेश्चन पूछे. तो आपको हर एक पॉइंट वैलिड या इनवैलिड के साथ साथ उसका एक सेंटेंस में रीजनिंग भी लिखना है. समझा मैंने क्या बोला? वैसा ही आपको आंसर भी प्रेजेंट करना पड़ेगा. ये आपका होमवर्क होने वाला है. देखो, ए हु ओन्स 2 cars is selling the red car to B.
B thinks he is purchasing the black car. Valid or invalid? Because there is no consensus at ADM. Raj, Hans, Raj, क्या तुम्हें याद है? तो contract valid या invalid? There is no consent only because the parties are not thinking about the same thing in the same reasoning के साथ लिख पाओगे क्या क्यों invalid है? Good. Next. A threatened to shoot B if he did not lend him 2 lakh and therefore B agreed. Threatened to shoot. Valid or invalid? And why is it invalid? Because of coercion. Consent is not free. क्या बात है? रीजनिंग के साथ लिख पाओगे क्यों इनवैलिड है? ऐसे क्वेश्चन बस आ जाए एग्जामिनेशन में. ये मैंने बनाए नहीं है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल इत्तेफाक से सेम हो गए. ठीक है, मेरे यहां पे सिर्फ ब्लैक हॉर्स और व्हाइट हॉर्स था, यहां पे ब्लैक कार और रेड कार है. ऐसी बात है. मेरा 20,000 का 2 लाख का लोन था, यहां पे 20 लाख का लोन आ गया. यहां पे भी देखो ना, ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी हाउस फॉर कोकेन. बस मेरा घर जो था 50 लाख का था. याद है कुछ आपको? मैंने नहीं बनाई आरटीवी, इत्तेफाक से मेरे दिए गए एग्जाम्पल यहीं पे क्वेश्चन की तरह पूछे गए थे. बताओ ना मुझे, घर के बदले में कोकेन देना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या इनवैलिड? क्यों इनवैलिड? आपका कंसिडरेशन लॉफुल. नेक्स्ट. A asks B if he wants to buy his bike for 50,000. आमिर एंड शाहरुख, कार 5 लाख में बेची जा रही है, 50 लाख जो भी है. B 50 lakhs. B agrees to buy the bike. Is it valid or invalid? It's valid contract because commercial agreement है, enforceability by law है, lawful object, lawful consideration. It's valid. Mr. X agrees to write a book with a publisher. Same question, example भी same है मेरी बुक में. But after few days, publisher है, personal skill involved है. Unfortunately, X dies. Supervening impossibility. मैंने क्लास में 2 एग्जाम्पल लिए थे. एक था वो कार्डियोलॉजिस्ट, काका जी का हार्ट सर्जरी था और उनकी डेथ हो जाती है. और एक मैंने ये बुक पब्लिशर का सेम मैंने टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है. इनवैलिड. आपको पता है क्यों? क्यों वर्ड हुआ है बताओ? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. इस चीज को अब परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है ना. राइटर आर्टिस्ट होता है यार, उसकी क्रिएटिविटी का आप पैसा दे रहे हो, वो बंदा ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है. तो ये 5 वैलिड या इनवैलिड अलॉन्ग विथ 1 सेंटेंस रीजनिंग क्या आप लिख पाओगे? बस एक क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन झालं. लास्ट क्वेश्चन 3 कर लेते हैं. नहीं, मेरे लिए इतना करना पड़ेगा आपको, ये रिक्वेस्ट है प्लीज. बस एक ही क्वेश्चन बोल रही हूं मैं. Mr. Shyam Mundra was a big businessman having 1 son and 1 married daughter. He decided to gift his house to his daughter. For this purpose, he called his lawyer at his house and made a written document for such gift. The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. They both were going for registration of the document and they met with an accident and both died. Okay. तो lawyer और Mr. Shyam Mundra registration के लिए जा रहे थे, but that car met with an accident and both of them died. तो क्या ये डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया गया था?
रजिस्ट्रेशन के पहले ही क्या मिस्टर मुंदड़ा शांत हो गए? लेटर द डॉटर फाउंड द डॉक्यूमेंट and claim the house on the basis of that document. Explain whether she can get the house as a gift under the Indian Contract Act. आपने पढ़ा है Indian Contract Act. No consideration, no contract. But उसी के नीचे आपने पढ़ा था there are certain exception. If two parties are in a near relationship, आप बताओ पापा और बेटी are they in a near relationship? पापा को ऑब्वियसली बेटी के प्रति नेचुरल लव एंड अफेक्शन होगा. अरे हो कि नहीं? इन अ नियर रिलेशनशिप टिक, ये पॉइंट अग्रीड है. नेचुरल लव एंड अफेक्शन. बट अगर आप आपकी बेटी को आपकी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, क्या ये अग्रीमेंट शैल बी रिटन? चलो रिटन में है, बट शुड इट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ? ये फोर्थ पॉइंट अनफॉर्चुनेटली फुलफिल. नियर रिलेशनशिप है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है, इन रिटन भी है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको हम रजिस्टर नहीं करवा पाए. तो ये रिटन अग्रीमेंट अनफॉर्चुनेटली एनफोर्स नहीं हो सकता. और बेटी इस रिटन डीड के हिसाब से पापा से मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो क्लेम नहीं कर सकती. यस और नो गाइस? तो ये ट्रांसफर एनफोर्सेबल नहीं है. प्रैक्टिकली क्या होगा आपको पता है क्या? क्योंकि अब पापा की डेथ हो गई, अब उन्होंने प्रैक्टिकली कोई डीड को रजिस्टर किया नहीं है. लीगल है, बेटा बेटी है, तो बेटा बेटी के बीच में एज सक्सेसर्स वैसे भी प्रॉपर्टी स्प्लिट ही होने वाली है. बट इस डीड के हिसाब से एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी. फिर आप सक्सेशन ऑर्डर कोर्ट से लो और उसके हिसाब से फिर कोर्ट जो है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. बट ये हाउस डिमांड करने का अधिकार बेटी को इस डीड के बेसिस पे नहीं मिलेगा. समझ में आ रही है क्या बात? बस लिख लो एंड देन झाला. 7 मिनट्स में हो जाएगा. दैट्स इट. लिख के हो जाएगा. आंसर लिखना है, मैं लिखवा रही हूं. बस बस. कितने अच्छे बच्चे हो आप. लिखो. An agreement made without consideration an agreement made without consideration an agreement made without consideration is valid if it is made out of natural love and affection. If सुनो ना, if लिखा, नेक्स्ट लाइन पे छोटा वन दो. इफ इट इज मेड out of natural love and affection, नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, छोटा 2 ना, पॉइंट नंबर 2. parties are in a near relationship parties are in a near relationship. Point number 3, it is in writing. Or point number 4, it is registered under law. It is registered under law. Next, point number 2. In the given case,
agreement between Mr. Shyam Mundra and his daughter is not registered under law. Is not registered under law. And thus, such a transfer is not enforceable. And thus, such a transfer is not enforceable. तो आपको दिख रहा है जनरल रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक्सेप्शन उतने छोटे पॉइंट को पकड़ के इंस्टीट्यूट ने सवाल बना दिया है. ये सवाल होगा शायद 3 मार्क के लिए, इतना भी अगर आपने लिख लिया तो भी चलेगा. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही. आप लोग कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो ना 15 सेकेंड में. थैंक यू सो मच, बाय बाय. बाकी राइटिंग प्रैक्टिस कल. ओके चलो बाय बाय.